हेलो गाइस, आज आपका फिर स्वागत है अंग्रेजी के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नामक टॉपिक में। हम जैसा कि जानते हैं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम टाइम एडवर्ब भी कह सकते हैं, कारण कि ये वहाँ समय का बोध कराते हुए समय सूचक शब्दों के माध्यम से हमारे टेंस की वहाँ पहचान कराता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में या इंग्लिश की भाषा की बात करें, अंग्रेजी भाषा में सबसे छोटी इकाई वहाँ लेटर अक्षर होती है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। इसी तरह लेटर से बड़ी वहाँ जो इकाई है वर्ड शब्द होती है, अर्थात मीनिंग्स। बात करें वर्ड से बड़ी जो इकाई होती है वो तो वर्ड से बड़ी इकाई फ्रेज वाक्यांश। हम बात करें वाक्यांश का मतलब कुछ मीनिंगों का समूह, या जैसे हमने वन वर्ड पढ़े हैं मदर एंड फादर या ए पर्सन हु कैन नॉट सी, तो ये सारे के सारे वाक्यांश। लेकिन फ्रेज से बड़ी क्लॉज, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, क्लॉज मानी उपवाक्य, वह जिसमें कर्ता और विधेय का होना पाया जाए। कहने का तात्पर्य जिसमें कोई जोड़क शब्द वहाँ संज्ञा या सर्वनाम को बोध कराए, एनेक्डोट करे, तो हम वहाँ क्लॉज कहते हैं। ये खुद पर डिपेंडेंट ना होकर दूसरे वाक्य पर डिपेंडेंट होते हैं, अर्थात दो उपवाक्य मिलकर एक पूर्ण वाक्य का निर्माण करते हैं। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि क्लॉज से बड़ी इकाई वहाँ सेंटेंस वाक्य होती है। सेंटेंस जब पूर्ण रूप से हमें वहाँ पेपर में दिया जाता है तो हम उसका निर्माण करते हैं। अब आज हम पहले थोड़ा सा टेंस के बारे में समझ लेते हैं। टेंस समय को अभिव्यक्त करने की इकाई है। जैसे कि जो बीत गया वो भूतकाल, जो चल रहा है वो वर्तमान काल, और जो आने वाला है वो भविष्य काल। जैसे कि हम टेंस कहते हैं, टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड। आजकल फ्यूचर टेंस को वहाँ मॉडल के रूप में ले गए हैं, लेकिन हम यहाँ अध्ययन के लिए टेंस फ्यूचर को भी अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्यकाल। हम बात करें तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में इन सब तीनों के 4-4 अवयव होते हैं, 4-4 एलिमेंट, 4-4 भाग होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट एंड चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम बात करें इनके नामों की, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट मानी अनिश्चय। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस जब किसी कार्य का होना पाया जाए अपूर्ण। परफेक्ट मतलब जो कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए हम यहाँ परफेक्ट मानी पूर्ण। इसी तरह परफेक्ट, कंटिन्यूअस, पूर्ण, अपूर्ण, हम इनके नामों के बारे में जान पाए। अब हम इनकी पहचान क्या है, किस प्रकार से, तो वहाँ किसी भी टेंस को समझने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। हम सभी जानते हैं जो मेन वर्ब है वो वहाँ अपने आप में इंपॉर्टेंस लिए हुए है और 5 प्रकार की होती है। जो मेन वर्ब है वो 5 प्रकार की होती है, B1, V2, V3, B1 प्लस ING और 2 प्लस B1। हम सभी जानते हैं ये मुख्य क्रिया के 5 प्रकार हैं। वहाँ जो मुख्य क्रिया है हमारे यहाँ 4 प्रकार की काम में आती है। 2 प्लस B1 को केवल वाक्यों को जोड़ने के लिए लिखा जाता है। हमारे यहाँ केवल 4 आती है। 2 प्लस B1 इन्फिनेटिव का रूप होती है, ये वाक्यों के मध्य क्रियाओं के साथ जोड़ने के काम आती है। तो हम यहाँ पहले समझते हैं कि यहाँ हम क्रिया रूपांतरण या क्रियाओं को किस प्रकार से भरते हैं। इन चारों भागों का अपना अपना एक लॉजिक है। जैसे कि बात करें हम इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में हमेशा B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल को छोड़कर, क्योंकि वहाँ सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अभी हम भरना शुरू करेंगे तो हम बताएंगे किस प्रकार से। इसी तरह बात करें कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस जहां भी सुनाई दे हम वहां B1 प्लस ING करें, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस ही क्यों ना हो, यहां पर भी B1 प्लस ING का प्रयोग। हम बात करते हैं वहां परफेक्ट की,
पूर्ण की अर्थात यहाँ बाकी के पूरा होने के भाव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पर इन तीनों के रूपों को भरने की, तो हम समझ पाते हैं इंडेफिनिट जिसकी अंग्रेजी पहचान होती है B1 या B1 में एस या ES। सहायक क्रिया इसमें डू डज का प्रयोग होता है। हम सभी जानते हैं मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब जो हमारे दो रूपों में बटी हुई है, पहली है प्राइमरी वर्ब और दूसरी है ऑक्सिलरी वर्ब। हमारे पाठ्यक्रम में दोनों ही हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जिन्हें हम मॉडल्स भी कहते हैं वहाँ हमारे पाठ्यक्रम में है और हम अगले टॉपिक में से पढ़ पाएंगे। यहाँ बात हो रही है प्राइमरी वर्ब की, तो प्राइमरी वर्ब वहाँ प्रत्येक टेंस की सहायक क्रिया कहलाती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में B1 या B1 में एस या सहायक क्रिया डू या डज। बात करें पास्ट इंडेफिनिट में, हम पहले ही कह रहे हैं अधिकतर सब जगह V1 आएगी, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में V2 आती है। सहायक क्रिया हम बात करें यहाँ डू डज आती है, तो यहाँ डिड आती। बात करें हम पहले इन दोनों टेंसों को कंपैरेटिव भाव में तुलनात्मक रूप में लेकर, ताकि हमें याद करने में सहायता हो सके। इधर बात करते हैं प्रेजेंट की, तो B1 या B1 में एस, तो पास्ट में V2। इधर डू डज, इधर डिड। बात करते हैं वहां हम कंटिन्यूअस की बात की, तो कंटिन्यूअस में प्रेजेंट के तहत सहायक क्रिया आती है इज, एम, आर। इसी तरह पास्ट की बात करें तो पास्ट में सहायक क्रिया आती है वाज या वर। हम अभी दो टेंसों को तुलनात्मक रूप से याद कर रहे हैं ताकि हमें जल्दी याद हो जाए। कंटिन्यूअस की पहचान B1 प्लस ING दोनों के साथ ही लगती है। बात करें हम परफेक्ट की प्रेजेंट में सहायक क्रिया होती है हैज या हैव। इसी तरह पास्ट टेंस में वहां सहायक क्रिया होती है हैड। हम बात करते चल रहे हैं, जैसा कि आज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी देख पा रहे हैं कि परफेक्ट जैसा नाम से उल्लेखित हो रहा है, तो यहाँ परफेक्ट की सहायक क्रिया और कंटिन्यूअस के भाव में यहाँ हैज बीन। बात करें हम पास्ट की, तो पास्ट में परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड और परफेक्ट कंटिन्यूअस के भाव में हैड बीन। परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट की सहायक क्रियाओं के पीछे बीन लगकर ही रूपांतरण होता है। हम बात करें पूरे फ्यूचर टेंस की, यहां से हम बात कर रहे हैं पूरे फ्यूचर टेंस की, तो पूरा फ्यूचर टेंस दो सहायक क्रियाओं पर आधारित है, विल या शैल पर। विल सेल अर्थात हमने जब भी फ्यूचर टेंस का नाम सुना है तो वहां पूरे में विल या सेल जरूर आएगा। हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस की, इंडेफिनिट में विल सेल प्लस B1। बात करें तो कंटिन्यूअस की वहां विल बी, शैल बी। बात करें परफेक्ट के लिए विल हैव, शैल हैव। और बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे सामने चार्ट है और चार्ट में वहां हमारे तीनों टेंसों के चारों भागों की सहायक क्रियाओं को दर्शाया गया है। हम बात करें इंडेफिनिट में इधर B1, प्रेजेंट में तो फ्यूचर में भी B1 है, जबकि पास्ट में केवल V2 के साथ सेकंड फॉर्म है, बाकी डिड के साथ भी यहाँ B1 है। इसी तरह बात करें कंटिन्यूअस की, तो यहाँ सहायक क्रिया इज एम आर प्लस B1 प्लस ING, बाज वर प्लस B1 प्लस ING, विल बी या सेल बी प्लस B1 प्लस ING। परफेक्ट की बात करें हैजेब के संग थर्ड फॉर्म, हैड के संग भी थर्ड फॉर्म और विल हैव, सेल हैव के संग भी थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन, हैव बीन प्लस B1 प्लस ING, हैड बीन प्लस B1 प्लस ING, विल हैव बीन या सेल हैव बीन प्लस B1 प्लस ING। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ हम आपको समझा रहे हैं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किस प्रकार से हम बढ़ते हैं। तो हमने जैसे पहले कहा कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टाइम एडवर्ब भी है। हम टाइम एडवर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ ऐसे शब्द जो दिए गए हैं इन्हें हम अगर याद कर लें तो ये वहाँ एक निश्चित टेंस के बारे में हमें बोध कराते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं नियम नंबर 1 लिखा हुआ है, यदि वाक्य में ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, ईच, एवरी, डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, इन द मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून, डेली, जर्नली, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली,
ट्वाइस ए डे, ऑन संडेज आदि आए, आदि शब्द आए तो रिक्त स्थान में हम V1 या V1 में एस या ES का प्रयोग करते हैं। हम एक उदाहरण से समझा रहे हैं, जैसे राम, खालिस्तान, गो टू स्कूल डेली। हम देख पा रहे हैं पेपर में हमें दिया जाता है यहां पर एक सेंटेंस और उसमें एक टाइम एडवर्ब छुपा रहता है। हम उस टाइम एडवर्ब को देखकर भी इसे भर सकते हैं। हम देख पा रहे हैं यहां पर जो टाइम एडवर्ब आया है वो क्या है, हमारा डेली, और डेली के भाव में यहां हमें V1 या V1 में एस या ES वहां भरनी है। बात करें राम एक वचन है तो हम यहां समझते हैं कि कर्ता ही, सी, इट या कोई नेम या एक वचन सिंगुलर आए, सिंगुलर के भाव में हम क्रिया में एस या ES का प्रयोग करते हैं। लेकिन कर्ता फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन प्लूरल दे या कोई प्लूरल आए तो प्लूरल के भाव में हम V1 का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ समझ पाते हैं कि अब हम यहाँ राम सिंगुलर है इसलिए वहाँ V1 के साथ एस या ES का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि वहाँ जब क्रिया का अंतिम अक्षर, क्योंकि हमें क्रिया में ही एस या ES जोड़ना है, जब क्रिया का अंतिम अक्षर A, E, I, O, U 5 वॉवेल हो या डबल S, CH, SH, X आदि शब्द हों तो वहाँ पर हम उनके भाव में करीबन ES का प्रयोग करते हैं। क्योंकि राम यहाँ सिंगुलर करता आया है इसलिए हम क्रिया में ES। लेकिन हम बात करें अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 के बाद बाकी शेष जो होते हैं तो हम वहाँ पर उन के भाव में यहाँ S का प्रयोग करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है यदि हमारे यहाँ कर्ता प्लूरल होता तो हम, यदि क्रिया रीड होती तो वहाँ स्वर के अलावा डबल S, CH, SH, X आने पर हम उनमें ES लगाते हैं, लेकिन इनके अलावा आने पर हम उनमें S का प्रयोग करते हैं। जबकि कर्ता I, V, U, दे प्लूरल होने पर हम V1 का प्रयोग करते हैं। और उदाहरण से हम आपको समझा पाएंगे। हम देख पा रहे हैं इन उदाहरणों में, जैसे कि सीता, यहाँ पे कर्ता सीता एक वचन है, लेकिन यहाँ हमने अगर टाइम एडवर्ब की बात करें, सीता, खालिस्तान, कुक फूड, इन किचन, इन द मॉर्निंग, यहाँ पर टाइम एडवर्ब आ रहा है इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग आना है इसलिए हम सीता एक वचन के भाव में कुक B1 और सीता एक वचन है इसलिए एस या ES क्रिया में जोड़ना है। अंतिम अक्षर के व्यंजन कॉन्सोनेंट आ रहा है इसलिए हम वहां एस का प्रयोग कुक्स। बात करें रोहित की, यहाँ रोहित रीड ए बुक रेगुलरली। हम सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ टाइम एडवर्ब आ रहा है रेगुलरली। रेगुलरली के भाव में रोहित एक वचन है इसलिए क्रिया रीड और अंतिम अक्षर व्यंजन है इसलिए यहाँ रोहित के भाव में एस का प्रयोग करते हैं। इसी में हम देख पाते हैं यदि नकारात्मक भाव हो तो नकारात्मक भाव होने पर हम सहायक क्रिया डूडज के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। शब्दांश वही रहे लेकिन हमें यहाँ पर नकारात्मक की पहचान नॉट या तो मुख्य क्रिया के साथ या रिक्त स्थान में भरा हुआ मिल जाता है। हम देख पा रहे हैं यहाँ टाइम एडवर्ब की बात करें, इन द इवनिंग शब्द दिया गया है। जैसा कि अभी देख रहे थे इन द इवनिंग, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में B1 या B1 में एस या ES या डूडज के संग आता है। हम बात करें इन द इवनिंग के भाव में नॉट आ रहा है नकारात्मक। तरुण एक वचन है तो एक वचन की बात करें, यदि बहुवचन सहायक कर्ता I, V, U, दे या बहुवचन होते तो हम डू लगाते। कर्ता ही, सी, इट नेम सिंगुलर होने पर हम डज लगाते हैं। तो यहाँ तरुण के साथ डज, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। तो हम देख पाते हैं इस तरह से हम वहां वाक्य निर्माण टेंस में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। हम देख पाते हैं अगले नियम में, यदि वाक्य में वुड रेदर, हैड बेटर या नो हाउ टू का रूप दिया गया हो, अर्थात कर्ता के बाद इनका रूप दिया गया हो,
तो हम रिक्त स्थान में B1 केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम हैड बेटर राइट ए, यहां पर हमने देखा हमें हैड बेटर का रूप आया है, तो हम कर्ता कोई भी हो, चाहे एक वचन हो या बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल, हम केवल हेड बेटर के भाव में यहाँ B1 का प्रयोग करेंगे और B1 हमें हमेशा कोष्टक के अंदर दी जाती है, हम उसे वापस लिख देंगे रिक्त स्थान में और इस प्रकार से हमारा सेंटेंस पूरा। जैसे कि सुनीता knows हाउ टू खालिस्तान। हम देख रहे हैं यहां पर हमें नो हाउ टू का रूप दिया गया है। कर्ता सुनीता एक वचन थी, ऑलरेडी नोज लगा हुआ है, लेकिन हमें यहां पर नोज हाउ टू का रूप दिया गया है। तो ऐसे शब्दांशों के भाव में हमें केवल ये देखना है कि ये रूप आया है या नहीं, और ये रूप आया है तो नियम अनुसार हमें केवल B1 सिंग ए सॉन्ग, इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। हमें ये नहीं देखना कि अब ऐसे ही इस लगाना है, हमें तो ये देखना है कि भाई इनका रूप आया है और रूप आने पर हमें रिक्त स्थान में केवल B1 का प्रयोग करना है। अगला नियम उसमें ये इस तरह है, यदि वाक्य में लेट मेक हियर का रूप आए, यदि वाक्य में लेट मेक हियर का रूप आए तो इनके बाद में रिक्त स्थान आने पर हम B1 का प्रयोग ही करते हैं। यहां पर हम बात करें, ये अपने आप में तीनों क्रियाएं हैं। जैसे कि हम जानते हैं लेट की तीनों फॉर्म लेट लेट लेट, इसी तरह मेक मेक मेड, हियर हर्ड हर्ड, ये तीनों फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म है। वो कह रहा है यदि वाक्य में लेट मेक हियर का रूप आए, रूप का मतलब है इसकी कोई सी भी फॉर्म आए, तो इनके बाद में रिक्त स्थान आने पर हमेशा B1 का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम मेड मी लाफ एट जोक्स। हम देख पाते हैं यहां पर यदि वाक्य में लेट मेक हियर का रूप हम यहां देख रहे हैं, इस मेक की सेकंड फॉर्म मेड आई, तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर रिक्त स्थान आने पर वहां B1 का प्रयोग कोष्टक में से वापस कर देते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं राम मेड मी लाफ एट जोक्स, राम ने मुझे चुटकुलों पर हंसाया, या राम ने चुटकुलों पर मुझे हंसाया। यहां मेड प्लस B1 जो दो क्रिया जुड़ जाती हैं तो एक किस कार्य को खुद ना करके कार्य को कराने का बोध कराती हैं, तो यहां मेड लाफ हंसाया। बात करें अगले उसकी, जैसे कि लेट हिम रीड ए बुक। हम बात करें यहां लेट आ रहा है और लेट के बाद फिर रिक्त स्थान आ गया, ऐसी स्थिति में लेट के भाव में आने पर हम B1 का B1 ही लिख देते हैं और इस तरह से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। हम देख पाते हैं नियम नंबर 4 में कि यदि वाक्य में सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसा कि कल वहां हमारे सूर्य ग्रहण पड़ा था, तो हम कहें जो सार्वभौमिक सत्य है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, चंद्रमा वहां रात्रि में चमकता है, तारे आकाश में चमकते हैं, सूर्य पश्चिम दिशा में छिपता है, दिशाएं 4 होती हैं, वैज्ञानिक तथ्य साइंटिफिक मेथड जिन्हें हम कहें, जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमती है, पशु पक्षियों के आदतन कार्य, लोकोक्ति, कहावतें, मुहावरे, आंखों देखा हाल। हम किसी चीज को अपने रूप में देखते हुए वर्णन करें तो आंखों देखा हाल, या जैसे मैच की लाइव कमेंट्री, जब हम मैच देखते हैं तो वहां एम्पायर्स, जो थर्ड एम्पायर होता है या फोर्थ एम्पायर होता है, अधिकतर कभी आपने उनकी कमेंट्री सुनी हो तो वहां अधिकतर उनकी कमेंट्री में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, क्योंकि वहां वो घटना लाइव होती है, घट रही होती है। तो ऐसी स्थिति में रिक्त स्थान में हम B1 या B1 में एस या ES का प्रयोग करते हैं। प्राय यहां कोई शब्द नहीं दिया जाता जिससे हम पहचान कर ले कि अब ये प्रेजेंट टेंस का ही शब्द है, हमें वहां अर्थ रूपांतरण करते हुए इन्हें पहचानना होता है। जैसे कि द
सन मानी सूर्य, साइन मानी चमकता है, इन द स्काई आकाश में। हम बात करें तो सूर्य आकाश में चमकता है। हमें भी ये पता है कि सूर्य दिन के समय में आकाश में अत्यधिक अपनी जो ऊर्जा है वो स्त्रावित करता है और हमें प्रकाश मिलता है। तो हम बात करें सूर्य एक वचन थर्ड पर्सन है। अब यहाँ पर साइन क्रिया अंतिम अक्षर ई है और ई के भाव में हमें वहाँ क्या लगाना है, एक वचन के भाव में एस, साइंस। जैसे कि बात करें द सन राइज इन द ईस्ट। सन मानी सूर्य, ईस्ट मानी पूरब, इन मानी में। सूर्य पूरब दिशा में राइज उगता है। बात करें सूर्य एक वचन है इसलिए यहां राइज और उसके साथ एस, क्योंकि राइज फर्स्ट फॉर्म है और ऐसी स्थिति में B1 या B1 में एस या एस का प्रयोग करना है। मुख्य क्रिया के अंत में स्वर आ रहा है, एस लगाते हैं। अर्थात जैसे हम समझें, यदि अंतिम क्रिया टेक जिसके अंत में ई आए तो ई हटाकर ई एस टेक्स। इसी तरह राइज के भाव में ई हटाकर राइजेज, साइन के भाव में साइन ई हटाकर साइंस। धोनी ने अभी मान लो छक्का लगाया है तो वहां थर्ड एम्पायर या फोर्थ एम्पायर जो भी कमेंट्री करेंगे वो ये कहेंगे धोनी हिट्स ए 6 एट द बॉल। धोनी ने गेंद पर छक्का लगाया। चाहे वो आपको फ्यूचर का भाव हो रहा है लेकिन वो वहां मैच लाइव चल रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति में धोनी एक वचन है। मुख्य क्रिया हमारी हिट और हिट के साथ अंतिम अक्षर व्यंजन होने के कारण एस। जैसे कि हम बात करें कहावतें, मुहावरे, लोकोक्ति, जैसे आप सभी जानते हैं, बिल्कुल फेमस सा भी है 2 and 2 खालिस्तान मेक 4। हम सभी जानते हैं कि वहाँ 2 और 2 4 होते हैं, कॉमन सी बात है। लेकिन यहाँ इसे किस प्रकार से भरें, या हम कहें 2 and 3 खालिस्तान मेक 5। अब इन दोनों में हम देख पाते हैं क्रिया मेक है, लेकिन भरना किस तरह से है, कि कौन सा सिंगुलर है या दोनों ही प्लूरल हैं। हम ये देख पाते हैं जब ऐसी भाव हमारे सामने हो, ये गिनती भी वहां अकेली आने पर एक वचन का भाव है, लेकिन एक ही गिनती यदि 2 बार आ जाए, समानार्थी भाव में आ जाए, तो वहां ये प्लूरल में चली जाती है। अगर 2 अकेला है तो सिंगुलर है, लेकिन 2 दोबारा अगर आ गया तो अब ये 2 एक एक मिलकर दोनों प्लूरल हो गए। और ऐसी स्थिति में दोनों जब प्लूरल हो गए तो हमारी यहाँ B1 का ही प्रयोग हुआ मेक। लेकिन यहाँ 2 और 3 दोनों ही अलग अलग हैं और अलग अलग होने के भाव में एक वचन मानी गई और यहाँ हमारे मेक में एस का प्रयोग, मेक्स 5। तो हम यहाँ कह सकते हैं 2 and 2 मेक 4, 2 and 3 मेक्स 5। अगला नियम है हमारा इसी में, अगर हम देखते हैं कि वहाँ मॉडल्स, बात करें हम मॉडल्स की, मॉडल्स के साथ हमेशा B1 का प्रयोग होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मॉडल कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड नॉट, डेयर नॉट, ऑट टू, ये सभी मॉडल्स हैं और इन मॉडल्स के संग वहां B1 का प्रयोग आता है। यदि पेपर में हमें वहां मॉडल दे दिया गया हो, रमेश कैन खालिस्तान लिफ्ट दिस चेयर, तो हम बात करें कोई सा भी मॉडल हो, हमें मॉडल की पहचान करनी है और मॉडल की पहचान होते ही हम वहां B1 को कोष्टक में से उसके साथ लिख देते हैं। जैसे कि यू शुड फॉलो द रूल्स ऑफ रोड। हम बात करें यहां शुड मॉडल है और मॉडल के साथ रिक्त स्थान में B1 का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर मॉडल के साथ कोई भी मॉडल हो वहां B1 का प्रयोग ही किया जाएगा। थैंक यू गाइस।